नमस्कार। पीसीएस 2017 प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। पिछले एक साल आपने जो मेहनत किया उसका प्रदर्शन आप एग्जाम में कर चुके हैं। कुछ लोग प्रश्नों से संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तमाम कोचिंग संस्थानों ने और यूट्यूब चैनलों ने उत्तर जारी किए। कुछ लोग उन उत्तरों से संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर टफ था, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर ठीक ठाक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि समसामयिकी पर बहुत ज़्यादा जोर था इस बार, साथ ही कठिन आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक तो था। तमाम बातें सुनाई दे रही हैं। मैंने भी पेपर को ध्यान से देखा, 150 प्रश्नों को ध्यान से देखा। मैंने पाया है कि इसमें लगभग 100 प्रश्न बिल्कुल सामान्य थे, 50 प्रश्न सामान्य नहीं थे। या तो किताबों में जल्दी नहीं मिलेंगे या तो फिर वो ट्रेंड से थोड़ा हटकर है। जैसे कि समसामयिकी आमतौर पर पत्रिकाओं में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। जैसा कि हर साल समसामयिकी आसानी से पत्रिकाओं में मिल जाती है, इस बार आधी समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स के आधे प्रश्न आसानी से पत्रिकाओं में नहीं मिल रहे हैं। साथ ही इतिहास के प्रश्न कुछ कठिन पूछे गए थे, विज्ञान के प्रश्न बिल्कुल आसान थे, इतिहास के प्रश्न कुछ कठिन थे, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न कुछ कठिन थे, भूगोल के प्रश्न जितने पूछे जाने चाहिए थे उतने नहीं पूछे गए। हर साल की अपेक्षा भूगोल के प्रश्नों में कुछ कमी रही। साथ ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ाई गई। आपने स्वयं देखा होगा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से ज्यादा प्रश्न आए। कुल मिलाकर विज्ञान से ज्यादा प्रश्न आए, पर्यावरण पारिस्थितिकी से आए, साइंस और इतिहास से आए और करंट अफेयर से भी अधिक प्रश्न आए। करंट अफेयर से लगभग 43 से 44 प्रश्न पूछे गए, जो कि औसत से बहुत ज्यादा है। आमतौर पर करंट अफेयर से 36-37 सवाल पूछे जाने की परंपरा रही है। इस बार मुझे लगता है कि लगभग 44-45 सवाल करंट अफेयर से आए। और करंट अफेयर्स के दायरे को अगर हम बढ़ा दें तो मुझे लगता है लगभग 50 सवाल करंट अफेयर्स से थे। ठीक है, 150 प्रश्नों में अधिकांश के उत्तर आप स्वयं ही ढूंढ चुके होंगे। इतने सक्षम आप हैं, इंटरनेट का जमाना है, आपके पास किताबें हैं, तमाम महारथी लोग पढ़े हुए हैं आपको आंसर की देने के लिए। मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ कठिन प्रश्नों पर विश्लेषण कर दूं कि उसके अंतिम उत्तर तक आप आसानी से पहुंच सकें कि उनका अंतिम उत्तर क्या हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका किताबों में सीधे उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे प्रश्नों को हम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए ऐसे प्रश्नों पर हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनके उत्तरों पर जिनका हम विश्लेषण करके वहां पहुंच सकते हैं। कुछ विवादित प्रश्न इन्हें कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं से 20 प्रश्नों को गिनाऊंगा और उनका उत्तर आपके समक्ष रखूंगा। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 20 प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के पश्चात आपको अपने कुल सही प्रश्नों का अनुमान लगाने में आसानी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ये एक प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। पहले हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, वर्षा निर्भर करती है। वर्षा निर्भर करती है तापक्रम पर। ठीक है, वर्षा कभी भी वायुमंडल में आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी भी हो, अगर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नहीं बढ़ी तो वर्षा नहीं होती है। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि वायुमंडल के तापमान में गिरावट हो। जैसे जैसे वायुमंडल के तापमान में गिरावट होती है वर्षा होने लगती है, और वायुमंडल के तापमान में गिरावट होने के लिए जरूरी है कि हवा ऊपर उठे। तो तर्कसंगत उत्तर ये होता है कि वर्षा का कारण है तापक्रम। अब यहाँ पे सवाल है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। बहुत से संस्थाओं ने कहा कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। मैं इसे सही उत्तर नहीं मानता। वर्षा की मात्रा भी तापक्रम पर ही निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी की कितनी भी मात्रा हो, अगर तापमान में गिरावट के माध्यम से सापेक्षिक आर्द्रता वायुमंडल की नहीं बढ़ती है तो वर्षा नहीं होगी, कितनी भी उसमें नमी विद्यमान हो। वर्षा की मात्रा तभी प्राप्त होगी जब सापेक्षिक आर्द्रता लगातार एक समय तक, एक समयांतराल तक सापेक्षिक आर्द्रता वायुमंडल में बनी रहे। और वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता तभी बनी रहेगी जबकि उसके तापमान में कुछ समयांतराल तक लगातार गिरावट हो। इसके लिए जरूरी है कि वायुमंडल में हवा या तो संवहन धाराओं के माध्यम से ऊपर उठे या तो पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठे। जब तक संवहन धाराओं के माध्यम से, संवहन धाराएं मतलब गर्म होकर हवा ऊपर उठती है ना, भारी हवा नीचे बैठ जाती है, हल्का हवा ऊपर उठती रहती है। ये क्रम लगातार चलता रहता है ऊपर नीचे उठने का, इसे हम संवहन धाराएं कहते हैं। तो या तो हवा संवहन धाराओं के माध्यम से लगातार ऊपर उठती रहे या पर्वतीय ढाल के सहारे। जब तक हवा ऊपर उठकर उसके तापमान में गिरावट नहीं आएगी, तापमान में गिरावट के द्वारा उसका सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगा नहीं, तब तक वर्षा की अच्छी मात्रा भी प्राप्त नहीं होगी।
इसलिए इसका सही उत्तर तापक्रम ही है। नेक्स्ट, जैव विविधता का अधिकतम संकट है। ये सर्वप्रचलित बात है कि जैव विविधता का अंतिम संकट प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से ही होता है। ये वास्तविक कारण होता है जैव विविधता के विनाश का। ठीक है। नेक्स्ट, हम सिर्फ विवादित प्रश्न पे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या बोलते हैं उन्हें, जैव उर्वरक जिन्हें बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, और दूसरी तरफ फसलों का नाम गिनाया गया है। यानी कि जैसे नील हरी सवाल के सामने धान लिखा है, राजीवून के सामने मटर लिखा है, एजोटोबैक्टर के सामने गेहूं, अजोला के सामने मक्का। इसका प्रश्न में कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अजोला और मक्का वाला सही सुमेलित नहीं है। ये सिर्फ तुक्का नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, इसका ठोस कारण है। उसका ठोस कारण क्या है कि अजोला तभी वृद्धि करती है जब किसी, अजोला एक घास होती है सबसे पहले तो, अजोला कोई जीवाणु नहीं है, अजोला क्या है, घास है। ये घास तभी उगती है जब कोई तालाब हो, यानी तालाब में लबालब पानी भरा हो, या फिर कोई दलदली क्षेत्र हो जिसमें पानी हो। यानी अजोला नामक घास तभी वृद्धि करेगी जब खेत में या तालाब में कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी विद्यमान हो। अगर तालाब में या खेत में कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी विद्यमान नहीं होगा तो अजोला वहां पे विकास ही नहीं करेगा। जो घास होता है ये बायो फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक का काम करता है। तो इसके बढ़ने के लिए जरूरी है कि खेत में पानी हो। मटर जिस खेत में उगाया जाएगा, अजोला के सामने मटर लिखा हुआ है, सॉरी मक्का लिखा हुआ है, मक्के के खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मक्के के खेत में पानी लगा तो मक्का खराब हो जाएगा। जबकि धान उगाने के लिए आवश्यक शर्त है कि खेत में बीज छींटने से पहले कम से कम 1 हाथ ऊंचाई तक यानी 1 फीट पानी लबालब खेत में भरा हो। ऐसे समय में जब हम धान की जब रोपाई करते हैं उस समय भी खेत में पानी लगभग 1 फीट बना रहता है, जब हम धान की पौधों के लेकर रोपाई करते हैं। तो निश्चित रूप से अजोला उसमें लगाया जाता है ताकि विकास कर सके, क्योंकि अजोला पानी में ही विकास कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अजोला धान के खेतों में ही प्रयोग किया जा सकता है, किसी दूसरी फसल के खेत में अजोला का प्रयोग संभव नहीं है। वो केवल धान के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि धान में पानी चाहिए होता है और अजोला पानी में विकास करता है। तो ये उत्तर जो कि इसके सामने मक्का लिखा हुआ है ये पूरी तरह से गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? इसमें केवल तीसरी विशेषता समान है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है, इसे हिंदी में जेबी वीटो कहते हैं, एक विशेष अधिकार होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी जेबी वीटो विद्यमान है कि वो जब चाहे किसी भी कानून को जो कि संसद द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको अनिश्चित समय तक लटका सकता है, यानी उस पर साइन ही न करे, क्योंकि संविधान में लिखा नहीं है, भारतीय संविधान में, कि राष्ट्रपति संसद में राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित करके भेजे गए जो विधेयक पर किस समय सीमा के भीतर साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा, इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसका लाभ लेते हुए राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को अनिश्चित समय काल तक लटका सकता है। यही अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। बाकी तीनों जो बातें लिखी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, नहीं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, दोनों के पास नहीं है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, लेकिन भारत में केंद्र के पास है। इसी तरह उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, दोनों देशों में ऐसा प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर होगा केवल 3। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 1 में कही गई है। तो भारतीय संविधान को हम उधार का थैला कहते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा उधार लिया गया 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा भी अन्य बातें तमाम देशों के संविधान से ली गई हैं। तो इसी तरह भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में संघीय प्रणाली लागू है। संघीय प्रणाली मतलब छोटी छोटी इकाइयां राज्य करेंगी और उन सभी इकाइयों को बांधने वाला एक केंद्रीय सरकार होगा। इसे हम कहते हैं राज्यों का संघ। तो ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है।
आपने भी पढ़ा होगा किताबों में कि भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। सिंपल सी बात है, इसका एकमात्र सही उत्तर कनाडा है। लेकिन विकल्प में कनाडा नहीं लिखा हुआ है, विकल्प में तीसरा विकल्प है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कनाडा के संविधान को ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कहते हैं। हुआ ये कि अमेरिका जब एक उपनिवेश के रूप में स्थापित हुआ तो अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। बाद में अमेरिका में ब्रिटेन से ही आजादी के लिए आंदोलन चला, अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हो गया, ठीक है। फिर बाद में कनाडा बना। तो अमेरिका और कनाडा के संविधान को मान्यता कहां से मिली? ब्रिटेन से अंत में दी गई। तो जो कनाडा का संविधान है उसका जो कोर सेक्टर है, उसका केंद्रीय भाग है, उसको हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कहते हैं। यानी कनाडा का संविधान न केवल कनाडा की संसद में हुआ है पारित, बल्कि ब्रिटिश संसद में भी पारित करके उसे मान्यता दी गई है। तो कनाडा संविधान का वो भाग जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया है उसका नाम है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अब आप समझ गए, इसका सही उत्तर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, यानी भारत में जो संघीय प्रणाली है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट है ना, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बुलक कैपिटलिस्ट की अवधारणा भारत में जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद हरित क्रांति हुई, तो बुलक कैपिटलिस्ट की अवधारणा 1947 के बाद हरित क्रांति के दौरान उभरी। इसका सीधा सा अर्थ होता है उन किसानों को बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं, बैल पूंजीपति कहते हैं, जिनके पास कुछ उत्पादन के साधन तो हैं लेकिन धनाढ़ नहीं है, पर्याप्त रूप में उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें कैपिटलिस्ट कहा जाता है, बैल कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए चैत्य के बारे में। चैत्य जो बौद्ध साधु होते थे, वो उनका जो पूजा गृह होता था उसे चैत्य कहते थे। बौद्धों का जो पूजा स्थल है उसे स्तूप नहीं कहते हैं, स्तूपों में तो बुद्ध की अवशेष रखे जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा गृहों को चैत्य कहते हैं। तो अधिकतर चैत्य दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत के दक्षिण में बने हैं। अधिकतर चैत्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में बनाए गए हैं, जो बौद्ध पूजा केंद्र है, उसमें बौद्ध सन्यासी रहते थे। तो चैत्यों का विकास आमतौर पर भारत में चट्टानों को काटकर ही किया गया है, चाहे पश्चिमी भारत के चैत्य हो या पूर्वी भारत के, है ना। उदाहरण के लिए इसमें पहला कथन है पश्चिमी गोदावरी, गोदावरी जिला पूर्वी भारत में है, ठीक है, जहां गोदावरी का मुहाना है ना, डेल्टा, उसके थोड़ा सा ही पश्चिमी गोदावरी जिला है। तो लिखा है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा कथन है पूर्वी दक्कन, और पूर्वी दक्कन कहाँ है? पश्चिमी भारत में है। तो पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सिंपल सी बात है, पूरे भारत में जितने भी चैत्य बने हैं अधिकतर चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। चैत्य का मतलब होता है चट्टान काट कर, इसलिए इसमें दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत में यानी दक्कन में, विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र को दक्कन कहा जाता था। तो अकबर के काल में दक्कन में भू राजस्व की जब्ती, ठीक है, जब्ती पद्धति लागू थी। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मैंने बढ़ाया था विशाखापट्टनम है, लेकिन विकल्प में विशाखापट्टनम नहीं है। तो वास्तव में सत्य यह है कि भारत के पूर्वी तट का विशाखापट्टनम से लेकर पारादीप तक का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा वहां समुद्री तट गहरा है। यानी जब आप वहां समुद्र में उतरेंगे तो अचानक से गहराई में चले जाएंगे। यही कारण है कि आप देखते हैं कि भारत में पर्यटन केंद्रों के रूप में पश्चिमी तट का विकास अधिक हुआ है। मुंबई से लेकर गोवा तक वहां पे पर्यटन केंद्रों का, यानी अगर आप समुद्र में स्नान का आनंद लेना चाहते हैं तो पश्चिमी तट अधिक सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट दूर तक छिछला है, जबकि पूर्वी तट अपेक्षाकृत गहरा है, शीघ्र ही उसमें गहराई शुरू हो जाती है। इसलिए खासकर पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है वो अधिक गहरा है, चाहे विशाखापट्टनम हो चाहे पारादीप हो। यहाँ पे पारादीप दिया हुआ है विकल्प में, इसलिए सही उत्तर पारादीप होगा, क्योंकि गहराई वहां पे अचानक प्रारंभ हो जाती है जो कि अधिक गहरा है। हाँ, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? भारत में सबसे बड़े हिमनद काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर ससायनी सबसे लंबा हिमनद है। ससायनी हिमनद की लंबाई 158 किलोमीटर है, जबकि सियाचिन हिमनद की लंबाई 72 किलोमीटर है। लेकिन प्रश्न में लंबाई नहीं पूछा है,
प्रश्न में विशालतम शब्द का प्रयोग किया गया है। विशालतम शब्द क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि कोई चीज बहुत लंबा है तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा हो, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मिलाकर बनता है। और समझ गए? तो इसका सही उत्तर है सियाचिन। भारत में सियाचिन न केवल हिमालय का बल्कि भारत का विशालतम हिमनद है। साथ ही अंटार्कटिका के बाद, दक्षिणी ध्रुव के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। अगर अंटार्कटिका को हम छोड़ दें तो पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, विशाल की बात की जाए। लेकिन अगर प्रश्न में लंबाई शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो सही उत्तर ससाइमी होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारखानों में से कौन कच्चे माल किस क्षेत्र के समीप नहीं है? लोहा इस्पात कारखाना। इसमें से लोहा इस्पात का कच्चा माल लोहा और कोयला होता है। ठीक है, लौह अयस्क और कोयला। इनमें से दुर्गापुर के पास न तो कोई कोयला क्षेत्र है और न ही लोहा क्षेत्र है, जबकि खनिज पढ़ते समय आपने देखा कि जमशेदपुर हो, है ना, झरिया के पास जमशेदपुर, राउरकेला, सलेम, सलेम में लोहा मिलता ही है, सलेम में, तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट मिलता है ना। इसी प्रकार राउरकेला जो उड़ीसा का है वहां भी कालाहांडी आसपास कोयला क्षेत्र है और बादाम पहाड़ लोहे का क्षेत्र है, जबकि जो दुर्गापुर है वहां पे आसपास कोई लोहा या कोयला क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर दुर्गापुर होगा। इसी तरह लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? आमतौर पर जब हमें शरीर में कहीं भी दर्द महसूस होता है तो वास्तव में दिमाग महसूस करता है दर्द को। अगर हमारे पास दिमाग ना हो तो हम दर्द को महसूस नहीं करते, हमारा कोई भी अंग काट दिया जाए। लेकिन हमारे कोई भी अंग में तो सुई चुभ हो जाती है तो हमें दर्द होता है, और दर्द कहाँ महसूस होता है? दिमाग में। यानी दिमाग में दर्द महसूस कैसे होता है? नाड़ियों के माध्यम से, जो नसें होती हैं उनके माध्यम से। ठीक है, दर्द का आभास दिमाग को होता है, लेकिन दिमाग स्वयं दर्द को महसूस नहीं करता। यानी दिमाग में अगर सुई चुभ हो जाएगी तो दिमाग को पता नहीं चलेगा कि कोई सुई चुभाई जा रही है। जबकि अगर आप अपने स्किन में कोई सुई चुभाएंगे तो नाड़ियां दिमाग को बता देंगी कि सुई चुभाई जा रही है, इसे तुरंत हटाओ, इसीलिए दर्द होता है, ये बताने के लिए। लेकिन दिमाग में सुई चुभाई जाती है तो दिमाग को पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में कौन सा चक्र शामिल नहीं है? चक्र मतलब सर्किट। स्वदेश दर्शन योजना का पूरा नाम है स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना। इसमें 13 थीम आधारित पर्यटन केंद्रों की पहचान की गई है। भारत में 13 थीम आधारित पर्यटन चक्रों अर्थात पर्यटन सर्किट की पहचान की गई है। ये 13 थीम आधारित पर्यटन चक्र जो है, यानी पर्यटन सर्किट जो है भारत में थीम आधारित, ये आध्यात्मिक है या धार्मिक केंद्र है। ठीक है, धर्म और अध्यात्म से संबंधित है अधिकतर। तो भारत सरकार की योजना है कि इन 13 थीम आधारित पर्यटन चक्रों को विकास किया जाए ताकि देश में विदेश से ज्यादा लोग घूमने आए, देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, मतलब पर्यटन केंद्रों के रूप में इनका विकास किया जाए। ये जो 13 थीम आधारित पर्यटन चक्र हैं, इनमें सूफी चक्र शामिल नहीं है। तटीय चक्र है, विरासत चक्र है, रामायण चक्र है। आप गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, सूफी चक्र नहीं है। नेक्स्ट, समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सेवा प्रदान नहीं होती है? इसका स्पष्ट उत्तर जिस तरह से विकल्प दिए हुए हैं किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करें, सिर्फ ICDS टाइप करें तो आपको उसमें 4 बातें मिलेंगी। वो 4 बातें कौन सी हैं? पूरक आहार इसमें दिया जाता है, ठीक है, माताओं को भी बच्चों को भी। रोग प्रतिरक्षण, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोग प्रतिरक्षण, यानी कुछ दवाइयां, है ना। ICDS के अंतर्गत एक स्कीम है जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए। जच्चा बच्चा मतलब माँ और जो प्रसव वाली महिला होती है उसकी देखभाल करना, और जो बच्चा पैदा होता है उसको सुरक्षित रखना, पोषण देना और दूसरे आहार संबंधी इंतजाम करना। ये इस स्कीम को हम ICDS कहते हैं। तो ICDS में पूरक पोषाहार है, रोग प्रतिरक्षण है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। गूगल सर्च करते ही आप देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 0 से 6 आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण दिया जाएगा। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। ये गलत है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि साफ साफ वहां पे लिखा है 0 से 6 वर्ष। बात रही बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों और विद्यालय पोशाक का वितरण, तो ICDS में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे बच्चे
जल्दी स्कूल ड्रॉप ना करें, जल्दी स्कूल ना छोड़ें। ठीक है, यानी आईसीडीएस में इस बात का प्रावधान है कि बच्चों के साथ ऐसे काम किए जाएंगे, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो ठीक जल्दी स्कूलिंग ना छोड़ें। तो इसमें ये बात सही है कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों और विद्यालय पोशाक का वितरण किया जाएगा ताकि वो स्कूल न छोड़ें। लेकिन जो डी विकल्प है वो गलत है, क्योंकि उसमें 3 से 6 वर्ष का उल्लेख किया गया है। ये अवधि 3 से 6 वर्ष नहीं है, 0 से 6 वर्ष की है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार योजनाओं को व्यवस्थित कीजिए, जैसे प्रधानमंत्री जन धन है ना, मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि इत्यादि। तो इसमें कालक्रम इस प्रकार है, प्रधानमंत्री जन धन 2014 में प्रारंभ हुआ था, बाकी तीनों योजनाएं 2015 की, यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन आएगा क्योंकि 2014 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस 9 मार्च 2015, डिजिटल जेंडर एटलस मार्च 2015। उसके बाद बैंक, मुद्रा बैंक अप्रैल 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा मई 2015, यानी डिजिटल जेंडर मार्च, मुद्रा बैंक अप्रैल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मई, एक एक महीने के अंतराल पे। बाकी प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 की है, तो ये इसका सही क्रम ए में दिया हुआ, विकल्प ए। नेक्स्ट, मिताली राज के संदर्भ में कुछ रिकॉर्ड उनके बताए गए हैं, उनमें से कौन सही है कौन से नहीं है। ठीक है, इसमें जो चौथा विकल्प दिया हुआ है वो गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प में उनके जो रिकॉर्ड दिए हैं वो सही हैं। चौथा रिकॉर्ड जो कि सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है, ये गलत है। महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एमएम लैनिंग के नाम है। एमएम लैनिंग ने 11 शतक बनाए हैं, जबकि मिताली राज ने 6 शतक बनाए हैं। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर है ए। संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो इस साल का बजट है, चाहे इस साल का हो चाहे इसके पहले साल का, हमारे केंद्र सरकार इस समय भारत सरकार का जो प्राथमिकताओं में निर्यात शामिल नहीं है। ठीक है, निर्यात पर बल नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जबकि बाकी तीनों युवा वर्ग पर बल दिया जा रहा है, कौशल विकास के माध्यम से या फिर स्वरोजगार के माध्यम से जन समुदाय पर बल दिया ही जा रहा है। भारत सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत हो, है ना, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे तमाम उनकी पेंशन स्कीम हो संगठित क्षेत्र के लिए, ठीक, वो तब सभी जन धन और साथ ही जन धन योजना हो, ये भी देख लेते हैं क्योंकि अधिकतर खाते ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण समुदाय उनकी प्राथमिकता में है। साथ ही गरीब और अल्प सुविधा प्राप्त लोग भी इस प्राथमिकता में, जबकि निर्यात प्राथमिकता में सरकार की नहीं है। नेक्स्ट, हवा में तैरते हुए महत्वपूर्ण सवाल है ये, अधिकतर लोग इसके सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी कुछ लोग अगर सही उत्तर बता रहे हैं तो उसका फैक्ट सही नहीं बता रहे हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण जो कि हवा के माध्यम से अंदर आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं श्वसनीय सूक्ष्म कण। ये बड़े नुकसानदायक होते हैं। ऐसे सूक्ष्म कण ठोस भी होते हैं और तरल भी हो सकते हैं। ठोस मतलब जो धात्विक अधात्विक कण भी हो सकते हैं, और तरल कण भी जो हवा में तैरते रहते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। यानी धात्विक कण भी इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि हवा में तैर सकते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। हवा में तैरने वाले ऐसे सूक्ष्म कण जो कि श्वास के माध्यम से हमारे अंदर आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोसोल। एरोसोल का आकार आमतौर पर 0 से 10 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, आमतौर पर इनका आकार एरोसोल का, मैं एरोसोल की बात कर रहा हूं, 0 से 10 माइक्रोन तक एरोसोल का आकार होता है। इसमें लिखा हुआ है श्वसनीय सूक्ष्म कणों, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, RSPM। आप गूगल सर्च करके केवल RSPM सर्च कीजिए, तो उसमें जो सबसे प्रमाणित व्याख्या है उसमें साफ साफ कहा गया है कि RSPM यानी जो सूक्ष्म कण है RSPM, इसका फुल फॉर्म है रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। RSPM के अलावा दूसरे तरह के भी कुछ कण होते हैं जिन्हें हम SPM कहते हैं। SPM को 2 भागों में बांटते हैं, RSPM और TSPM। तो जो RSPM होता है वो 0 से 2.5 माइक्रोन तक ही होता है। ये सबसे खतरनाक माना जाता है, यानी हवा में लटके सूक्ष्म कणों में सबसे खतरनाक RSPM को माना जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसे रोकना मुश्किल है। 0 से 2.5 माइक्रोन इसका आकार होता है। तो इसमें जो सवाल किया गया है, हवा में तैरते RSPM का आकार होता है 0 से 2.5 माइक्रोन।
तो विकल्प से मैच खाने वाला उत्तर डी है, 5 माइक्रोन से कम। अगर किसी कण का आकार 0 से 2.5 माइक्रोन है तो उसका आकार हम 5 आकार से कम मानेंगे, तो डी विकल्प सही है। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं। कथन, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन का महत्व तभी होता है जब आप कारण पढ़ें, अन्यथा कोई भी कथन बेकार होता है। ठीक है। कारण पढ़ते ही कथन का महत्व उजागर होने लगता है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, विशेष प्रासंगिकता नहीं इस कथन की। अब कारण कह रहा है मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो मौसम की चरम दशा क्या होती है ये जान लेते हैं। मौसम की चरम दशा वायुमंडल से रिलेटेड होती है। अधिकतर जब भी वायुमंडल में उथल पुथल होता है तो मौसम की चरम दशाएं आ जाती हैं। जैसे बाढ़ वायुमंडल की उथल पुथल से ही संबंधित है। बाढ़ हो, है ना, सूखा पड़ जाए, चक्रवात आ जाए, इन्हें हम कहते हैं मौसम की चरम दशाएं। बाढ़, सूखा, चक्रवात मौसम की चरम दशाएं होती है। यानी सामान्य मौसम नहीं रह सकता है, या तो सूखा हो जाएगा, या बहुत ज्यादा पानी बरस जाएगी, या हवा इतनी तेज चलेगी कि चक्रवात आ गया। इसे हम कहते हैं मौसम की चरम दशा। तो मौसम की चरम दशा जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तो कारण में कहा गया है मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बात सही है। मौसम की चरम दशा से सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है? किसानों पर पड़ा है। मौसम की चरम दशा से भारत का कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? किसान, जो खेती करता है। ठीक है। यानी भारत में एक वर्ग ऐसा है जिस पर लगातार मौसम की चरम दशाओं का प्रभाव पड़ा है, और जो समृद्ध है, धनाढ्य है, सुविधा भोगी लोग हैं, उन पर मौसम की चरम दशाओं का असर नहीं पड़ता है। मौसम की चरम दशाओं का असर उन्हीं पर पड़ता है जो खुले में रहते हैं, खेती किसानी में व्यस्त है, या पर्यावरण के निकट है, उन्हीं पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में ऐसी बातों से समाज में दरार पैदा होता है। यानी धनी वर्ग अपनी सुरक्षा कर सकता है, जबकि गरीब वर्ग मौसम से अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, साथ ही खाद्य संकट भी झेल रहा है। तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। यानी दोनों कथन सही है और कारण की RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? सिंपल सी बात है। जनसंख्या क्या निर्मित करता है? समुदाय। समुदाय क्या निर्मित करेगा? कई तरह के समुदाय होंगे तो पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करेगा। कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र होंगे तो क्या बनेगा? भूदृश्य बनेगा। यानी जनसंख्या समुदाय का एक भाग है, समुदाय पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है, और पारिस्थितिक तंत्र भूदृश्य का एक भाग है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस और सोर्स। बात 2010 की है। मैं पर्यावरण के नोट्स बना रहा था बैठकर, अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। पर्यावरण के नोट्स बनाते समय उस समय क्रॉनिकल पत्रिका की एक विशेषांक नहीं निकलता है कि करंट तो पढ़िए, साथ में एक विषय पर आधारित अध्ययन होता है। किसी मासिक पत्रिका के साथ इतिहास देता है, किसी के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी देता है, किसी के साथ पर्यावरण देता है पढ़ने के लिए। तो मैं उसको पढ़ रहा था, काफी ऑथेंटिक वो बुक थी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ, तो वो नोट्स आज भी मेरे पास है, कि नाइट्रस ऑक्साइड की उत्पत्ति। पहले हम नाइट्रस ऑक्साइड देख लेते हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो मैंने अपने नोट्स में साफ साफ लिखा है कि नाइट्रस ऑक्साइड की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों को जलाने, यानी कोयला पेट्रोल को जलाने, लकड़ी को भी जलाने से नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों से भी नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। साथ ही जब पौधे या फसल के अवशेष पानी में सड़ते हैं, पौधे या फसल के अवशेष जब पानी में सड़ते हैं तो उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। अब विकल्प पर गौर करते हैं। ग्रीन हाउस गैस और स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत थर्मल पावर स्टेशन, कोयला जला जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, बिल्कुल गलत। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से बिल्कुल नहीं निकलता। इसका स्रोत रेफ्रिजरेटर है या फिर ऐसे स्रोत औद्योगिक वस्तुएं जिनमें फ्रेयान गैस या CFC का प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। कुछ फ्रेयान गैस या CFC, है ना, इन्हें हम हाइलोजेनिक गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हम वो यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, डिओड्रेंट, उसमें भी ये गैसें पाई जाती हैं। यानी औद्योगिक वस्तुएं, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेयान या फिर CFC का। तो CFC ऑटोमोबाइल लिखा है, बिल्कुल गलत है। ऑटोमोबाइल में जो ईंधन जलता है वहां से CFC नहीं निकलता है।
नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सही है। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि फसल अवशेषों के पानी में सड़ने से नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O पैदा होता है, ये विकल्प सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से, ईंट के भट्टे में कोयला और लकड़ी जलती है, वहां सल्फर निकलता है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात CFC के आगे ऑटोमोबाइल, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, हाँ सारा हो गया। मैंने 20 या 21 सवाल इनके जो विवादित हो सकते थे इनका सही उत्तर देने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से शायद ही कोई एक प्रश्न गलत निकलेगा, अधिकतम सही है। बाकी के उत्तर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मिलान कर चुके होंगे, तमाम स्रोतों से उत्तर है, खुद आपके पास किताब है, आपने मेरे साथ कुछ पढ़ाई की है। बाकी बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा आपके साथ। नमस्कार।